नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, ये आज का फैसला था। उस सदन की सदस्यता खत्म हो गई है जहां हंगामा हो रहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे। यही तो सदन था, लेकिन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। टाइमिंग एक है तो जुड़े से लगते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा अभी भी जारी है इस मुद्दे पर। संसद जो सचिवालय है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी है। यह वो नोटिफिकेशन है जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, यानी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसे समझते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। इस सर्कुलर में यह भी लिखा है कि अब वो एक्स एमपी हो गए हैं, यानी कि पूर्व सांसद। सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने जमानत दे दी है और सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित रखा है। तो एक इंप्रेशन यह बनता है कि जो सजा है वो तो निलंबित हो गई है, इस वजह से आगे की कार्रवाई ठप। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया और इसी केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई सूरत में। कहा कोलार कर्नाटक में, मामला दर्ज हुआ सूरत में और सूरत की अदालत ने, गुजरात की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा को 30 दिनों तक निलंबित रखने का एक आदेश कोर्ट ने ही दिया है। लेकिन इस सजा के बाद यह कयास लगने लगे थे कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। क्यों यह कयास लगे, यह भी बता दें। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि न्यूनतम 2 साल की सजा पर सांसदों, विधायकों या पार्षदों की कुर्सी तुरंत चली जाएगी। क्योंकि पहले का नियम यह था कि पहले लोग अगर दोषी करार हो भी गए, वो और ऊंची अदालत में चले गए, फिर और ऊंची अदालत में चले गए, अदालती कार्रवाई चल रही थी और वो सांसद, विधायक, एमएलसी भी बने रहते थे, पार्षद बने रहते थे। लेकिन 2013 में यह बदल गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यानी कि अगर आपको किसी भी अदालत ने अगर दोषी करार दिया है और सजा 2 साल से ज्यादा की है, भले ही सजा सस्पेंड हो, लेकिन अगर दोषी करार दे दिया गया है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर आप लड़ते रहिए अपनी कानूनी कार्रवाई। लोकसभा का जो सचिवालय है, उसका नोटिफिकेशन जैसे ही सामने आया, सियासी उबाल दिल्ली में दिखने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का भाषण सहन नहीं कर सकते। ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। अब कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे सामने आए और इस फैसले की कड़ी निंदा की और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब मैं कह सकता हूं, जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने 2 चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है।
एक हद, एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में राहुल गांधी के दिए बयान को एक नया स्पिन दे दिया। आज उन्होंने कहा कि यह ओबीसी का अपमान है, और यह बात दरअसल एक रैली में जेपी नड्डा ने कही। उसके बाद बीजेपी ने तो लड़ी लगा दी इस बयान की, उस पर पैडिंग और हुई कि जितने ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मंत्री, सांसद या और भी जो कार्यकर्ता हैं, वो सब यही लाइन पकड़ करके बोलने लगे। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो कानून है उसका पालन किया गया है। बीजेपी अपनी सफाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर सब हुआ। बीजेपी का यह भी कहना है कि किसी भी वर्ग का अपमान करना यह पूरी तरीके से गलत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है, वहीं वंचित वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना प्रजातंत्र है। इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है। जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि राहुल गांधी खुद को अदालत से बड़ा समझने लगे हैं। वायनाड के लोगों को छुटकारा मिला है। वो अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को संसद से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को न्यायालय से बड़ा समझते हैं। 2018 में भी कोर्ट ने कहा था, और जब उन्होंने माफी मांगी कि भविष्य में आप ऐसा करने से परहेज करें, झूठे आरोप ना लगाएं, अपमानित करने का काम ना करें। अपने आप संपन्न परिवार से आकर ओबीसी समाज को गाली गलौज करते हैं, अपमानित करते हैं, ये देश स्वीकार नहीं करता है जी। और कोर्ट ने भी माना है। आप ये कहेंगे हर चोर मोदी है, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी पर आप शब्दावली नहीं, आपने एक बड़े समाज को बदनाम करने का काम किया है जी। यह हद हो गई। कांग्रेस का यही राजनीतिक तरीका होता है कि लोगों को भ्रमित तैयार करना। ये लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दी उसकी सजा नहीं है। ये सजा उन्होंने जो पिछड़े जातियों का अपमान किया और जो भाषण किया कि सभी मोदी चोर हैं, उसके लिए कोर्ट ने दी है। ये बीजेपी ने दी हुई सजा नहीं है, ये कोर्ट ने दी है। और कोर्ट की सजा पर नियम के अनुसार अमल होता है, तो वही हुआ है। इसमें सरकार कुछ नहीं है, ये सजा कोर्ट ने दूसरे कारण से दी है। इस निर्णय से राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए एक राहत की बात भी है। वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ नहीं दिखते थे, उन्होंने भी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई पर चुप ही रहे हैं। ज्यादातर, जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, उस पर कांग्रेस की तरफ से विरोध जो है वो हमने देखा। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं पर पहले हुई कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी बोलने से बचती रही है। आप देखिए पहले क्या पोजीशन ये लोग लेते थे, एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते थे, लेकिन अब जब ये हुआ है तो अक्सर ये देखने को मिल रहा है, खासतौर से अगले पिछले 2-1 दिन में, कि विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ दिख रही हैं। कितना साथ आगे रहेंगी ये नहीं मालूम। अरविंद केजरीवाल खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बरसते हुए दिखे। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं,
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की राह अलग अलग ही है। आप जानते हैं अखिलेश यादव ने तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते वक्त ये बोला कि हमारी विचारधारा ही अलग है। लेकिन इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले ऐसा हो चुका है और अब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात एक और आ रही है और वो है पश्चिम बंगाल से। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम इसको राहत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो पार्टियां हैं जो कि कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं दिखती थीं। उनको कांग्रेस से बड़ी तकलीफ थी विपक्ष में, लेकिन आज इस मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ दिख रही हैं। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame. चलिए, ये तो फिर भी बंगाल और दिल्ली और इन सब जगहों की, उत्तर प्रदेश की बात हो गई। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, उसके अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कि कभी उनको सुहाती ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी, अब पता नहीं राजनीतिक रूप से साथ आएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने भी बयान दे दिया है। और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है आपको वो बता दें। वो कहते हैं, आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन, राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। यह उनका स्टेटमेंट। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। इस बार भी यह प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या यह इन तस्वीरों से आगे जाएगा? कई बार हमने देखा है विपक्ष स्टेटमेंट तो दे देती है, लेकिन फिर बाद में छिटकने भी लगते हैं। क्या यह मौका आ गया है जब विपक्ष में स्टेटमेंट से आगे वो बढ़ेंगे? राहुल गांधी जिस तरह से खबरों की केंद्र में हैं, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है या कितना नुकसान होता है, इसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये, अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर सड़कों पर उतर आए। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस पार्टी के। सिंघवी साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि लीगली आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये उससे ज्यादा और बड़ा और पहला मुद्दा है, अहम मुद्दा है राजनीतिक। इसका आयाम व्यापक है। मैं 2 मिनट लूंगा उसके विषय में, फिर कानूनी पे आऊंगा। हाँ, ठीक। जहां तक राजनीतिक व्यापक आयाम है, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि निडर, स्वतंत्र, खुली शब्दों का बोलना, भाषण, इस सरकार को उससे नफरत है, जहां भी असहमति हो। इस सरकार ने बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता पे, फ्रीडम आफ्टर स्पीच पे बार बार आघात किया है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं 2014 के बाद। अब ये हो रहा है कि राहुल गांधी इसकी कीमत दे रहे हैं। वो बोलते हैं निडरता से, खुलेपन से, कभी डिमोनेटाइजेशन के विषय में, कभी जीएसटी में, कभी चीन को क्लीन चिट देने में, इत्यादि इत्यादि, और उसकी कीमत वो दे रहे हैं। वो विदेश जाते हैं तो उनके ऊपर आक्रमण होता है, एक
झूठे बेमानी राष्ट्रवाद का बहाना बना, जहां पर वास्तविक राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा नहीं। वो आते हैं वापस तो कहा जाता है कि आप बोल नहीं सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगो। वो संसद में बोलते हैं एक जबरदस्त वक्तव्य 7 तारीख को फरवरी को, तो उनको प्रिविलेजेस कमेटी की धमकी दी जाती है, उनके रिमार्क्स को निष्कासित किया जाता है। वो बाहर आते हैं तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती है जो 75 साल में बहुत कम देखने को आई कि सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि हम संसद नहीं चलने देंगे जब तक वो पहले माफी नहीं मांगे। आप में और मेरे में नागरिक के रूप में अनुच्छेद 19 का अधिकार है और सांसद के रूप में उससे ऊपर अधिकार है 105 को। इस सब का हनन करने, कंट्रोल करने के लिए सरकार लगी है। उसी श्रृंखला में ये बोलने के ऊपर डराना धमकाने की एक और उदाहरण है। अब मैं आपको 3 पहलू देना चाहता हूं कानूनी और बहुत संक्षिप्त रूप में। एक तो है ये तारीखें आप ध्यान रखें। ये कंप्लेंट आपने फाइल की 2019 में अप्रैल में। राहुल गांधी उस सूरत मैजिस्ट्रेट के पास गए जून 2021 में, जब कोई और व्यक्ति था मैजिस्ट्रेट, एक दवे साहब थे। उसके बाद दवे साहब बदल गए, एक नया मैजिस्ट्रेट आया, वर्मा साहब, जिन्होंने निर्णय दिया है कल। जो याचक था कंप्लेनेंट, उसने 1 साल मार्च 2022 में अचानक हाईकोर्ट जाके अपनी ही याचिका का स्टे ले लिया। हाईकोर्ट गए गुजरात में, कहा कि जो मेरी कंप्लेंट है वो चलनी नहीं चाहिए आगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल ये पॉइंट है। 7 तारीख को राहुल गांधी ये स्पीच देते हैं। 16 को 9 दिन बाद वो अचानक जाते हैं हाईकोर्ट और कहते हैं कि वो मेरा स्टे वेकेट करो, इसकी सुनवाई अभी के भी करनी है। अपने खुद के स्टे को वेकेट करके नीचे जाते हैं। 27 फरवरी को वापस सुनवाई शुरू होती है और कल 24-23 मार्च को निर्णय आ जाता है। ये क्या अजीबोगरीब चीजें हो रही है। मैजिस्ट्रेट के सामने एक बाध्य प्रावधान है कि जो कोलार कर्नाटक में हुआ उसके विषय में अगर मैं सूरत के बेंच पर जाता हूं तो अनिवार्य है, बाध्य है कि उसको एक जांच करनी होती है 202 प्रावधान के अंदर कि मेरा अधिकार क्षेत्र है कि नहीं, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है कि नहीं। वो इंक्वायरी होती नहीं है। ये हमारी याचिका उस पर लिखा है निर्णय में, लेकिन उसकी इंक्वायरी होती नहीं है। एक पहले बार में जिसने गलती की उसके विषय में सबसे ज्यादा मैक्सिमम दंड दिया जाता है, क्योंकि अगर 2 वर्ष से 1 दिन भी कम दिया जाता तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं। 15 मिनट की सेंटेंसिंग की सुनवाई में सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट पहली बार में दिया जाता है। तो ये सब पक्ष हम रखेंगे। हमारी रणनीति बड़ी सरल है। सबसे पहले एक स्टे ऑफ कन्विक्शन होना आवश्यक है। उसमें टाइम लगता है, 3 दिन 5 दिन तो लगते हैं ना, कागज देखना, तैयार करना, वकीलों को फाइल करना, सुनवाई की तारीख लेना। हम जानते हैं कि कानून में कोई ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग पे कोई प्रतिबंध वो कर सकते हैं तुरंत, लेकिन हर चीज कानून में नहीं लिखा जाता है। सुशासन में लिखा जाता है कि अगर आप 3-4 दिन रुक जाते, उस व्यक्ति को, राहुल गांधी को, अपने जो भी अधिकार हैं कानूनी, उनको आजमा लेने जाते 4-5 दिन, उसके बाद करते ही कोई बात नहीं किया तो वैसे भी राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं सिंघवी जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। देखिए, इसको हाइपोथेटिकल जरूर कहेंगे लोग, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है और इसका एक खतरा या इसके बारे में जिक्र आज मैं सुन रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका उल्लेख कर रहे हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि क्योंकि अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो जाहिर सी बात है वो पद रिक्त है, वो अब सांसदी जो है वो पद रिक्त है। अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद वहां पर एक बाय इलेक्शन हो जाए वायनाड में और एक नया सांसद चुन लिया जाए, और इसी बीच आप जो कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऊंची अदालत से राहुल गांधी स्टे ऑर्डर ले आते हैं इस कन्विक्शन के खिलाफ, तो ऐसे में स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, वायनाड से 2 सांसद तो हो नहीं सकते। इतनी जल्दी चुनाव आयोग मूव करता है कि घोषणा भी कर दे चुनाव की, चुनाव का टाइम टेबल भी निकाल दे, और टाइम टेबल जो 2 हफ्ते का होता है वो पूरा हो जाए, उसके बाद चुनाव की 15 दिन की कैंपेनिंग हो जाए, उस पर चुनाव हो जाए, और तब तक हम बैठे रहें, न हम स्टे लाएं सेशन से, न हाई कोर्ट से, न सुप्रीम उच्चतम न्यायालय से, तो निश्चित रूप से मामला खत्म है। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। अद्भुत बात कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है चुनाव की 1.5 महीने की, वो आज तुरंत शुरू करें तो समझ में आता है, लेकिन हम कोई स्टे नहीं लाए और उच्चतम न्यायालय बीच में उस प्रक्रिया को रोके नहीं, अगर हमारी प्रक्रिया चल रही।
चुनाव करने में भी समय लगता है। जी डॉक्टर सिंघवी, तो कांग्रेस के पास आप कह रहे हैं कि मजबूत न्यायिक विकल्प हैं, अभी मौजूद हैं। जैसा मैंने कहा कि हम तो पूरी तरह से आशा और विश्वास रखते हैं कि ये इतना गलत निर्णय है, कानून का इतना उल्लंघन है कि निश्चित रूप से हमें स्टे ऑफ कन्विक्शन मिलना चाहिए निकट भविष्य में। मेरा आखिरी सवाल, हाईकोर्ट है, उसके बाद हमारे पास उच्चतम न्यायालय है जी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है जी, हमको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा आखिरी सवाल है एक आधार पे, यानी कन्विक्शन, और वो कन्विक्शन का स्टे हो जाता है तो जब नींव हट जाती है तो इमारत कैसे खड़ी होगी। जी, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सिंघवी, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के फैसले को सरकार का फैसला बता करके प्रस्तुत कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। आदेश की बात नहीं है, इसमें याचक कौन था? बीजेपी एमएलए। जो तारीखें बताई, स्टे लिया, स्टे हटाया, ये सब उस याचक के तारीखें हैं। और न्यायालय ये नहीं कि न्यायालय गलती नहीं करता है, न्यायालय गलती करता है इसलिए तो उसके ऊपर अपील की जाती है। तो निश्चित रूप से, और आपने ऐसे अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट याचिकाएं डालवाई, वो आपके लोगों से डलवाई, जिससे आदमी भयभीत रहे, दबावा रहे, ये नहीं जानते हुए कि राहुल गांधी और कांग्रेस की आवाज कभी रुकती नहीं है। जी डॉक्टर सिंघवी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से थोड़ी देर में मुकुल रोहतगी जी से भी हम बात करेंगे, जो कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सियासत की बात तो हो गई, कानून क्या कहता है, जैसे कि अभी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी भी उसका जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में भी बात कर लें कि क्या प्रावधान है और क्या हो सकता है आगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) के सेक्शन 8 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रद्द कर दी गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार क्या कहा जाता है वो आपको बता दें। एक सांसद या विधायक को किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल के लिए अगर कैद की सजा होती है, अदालत द्वारा सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुनवाई करते हुए किसी भी आपराधिक मामले में कम से कम 2 साल या उससे अधिक की सजा होने के बाद संबंधित सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म होने का प्रावधान किया था। इस फैसले में पुरानी स्थिति को खारिज किया गया था कि सारे न्यायिक उपाय हासिल करने तक सदस्यता बनी रहेगी। इस फैसले में जन प्रतिनिधित्व कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(4) को खत्म कर दिया गया था, जिसमें जन प्रतिनिधियों को अपील के लिए 3 महीने का समय मिलता था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले नेता हैं जिनकी सदस्यता गई है, इससे पहले भी कई लोगों की सदस्यता जा चुकी है। समाजवादी पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता 2 साल की सजा के साथ ही चली गई थी। लालू प्रसाद यादव की सदस्यता भी इसी तरीके के फैसले के साथ गई। इसे रोकने के लिए यूपीए की सरकार के वक्त कोशिशें भी हुई थी, लेकिन वो क्यों कामयाब नहीं हुई, उसके पीछे राहुल गांधी ही हैं। मनमोहन सिंह इसे रोकने के लिए एक अध्यादेश यानी कि एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे, हालांकि वो करप्शन से जुड़े हुए मामलों का अध्यादेश था। राहुल गांधी ने सरेआम इसी अध्यादेश को फाड़ने की बात की थी कि इसको फाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये राहुल गांधी ने बोला था 2003 में, आज से ठीक 10 साल पहले। इत्तेफाक से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, जिसमें बड़े नाटकीय अंदाज से वो आए थे, वो 10 साल पहले दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में थी, जहां पर बतौर रिपोर्टर हम मौजूद थे। मुकुल रोहतगी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाते हैं। मुकुल जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सजा और अयोग्यता दोनों एक दिन के अंतर में हुआ है, यानी कि ये जो कोर्ट का फैसला है उसको बारीकी से पढ़ा भी नहीं गया होगा। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कल भी एक चैनल पे बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन है, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जिस दिन कन्विक्शन का ऑर्डर अदालत करती है उस मिनट से डिस्क्वालिफिकेशन चालू हो जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कानून में कोई सेपरेट ऑर्डर या नोटिफिकेशन या गजेट की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने देखा
कि जो सेक्रेटेरिएट लोकसभा ने नोटिफिकेशन जारी करी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो बिल्कुल अननेसेसरी है, उसका कोई महत्व नहीं है। और डिस्क्वालिफिकेशन कल उस दिन उस मोमेंट से चालू हो गई जिस टाइम जज ने ऑर्डर पास किया। क्योंकि आप समझिए, आपके दर्शकों को बताने के लिए जरूरी है, कई ऐसी चीजें होती हैं जो कानून कहता है वो लागू तब होंगी जब कोई फलाना अफसर या फलानी अथॉरिटी कोई ऑर्डर इशू करेगी या गजट नोटिफिकेशन इशू करेगी, जिसमें 1, 2, 3, 4 दिन लग सकते हैं। पर कई चीजें ऐसी हैं जो उसी मोमेंट से, उसी पल से चालू होती हैं जब फैसला आता है। तो मैंने कल ही कह दिया था कि कल दोपहर से डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो गई है। तो इस सेक्रेटरी जनरल के ऑर्डर पे बिल्कुल ना जाएं, उसके कोई महत्व नहीं है। हाँ। डिस्क्वालिफिकेशन चालू है। मैंने कल ही कह दिया था टीवी पे कि वो आज संसद में नहीं जा सकते जब तक वो अब अपील में कोई कन्विक्शन का स्टे ना लेके। मुकुल रोहतगी जी, क्या आप मानते नहीं हैं कि राहुल गांधी के पास अभी भी कानूनी विकल्प हैं? वो इसको किसी ऊंची अदालत में जाकर चुनौती दे सकते हैं और उनकी जो सदस्यता है वो बहाल करवा सकते हैं अगर हाँ, कर सकते हैं। लेकिन संकेत जी, मैंने भी एक्सप्लेन कल भी किया था और आज भी करना चाहूंगा। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वो 2 हिस्सों में होता है। एक तो होती है कन्विक्शन कि भाई जो अपराधी है उसके खिलाफ गुनाह प्रूव हो गया। दूसरा हिस्सा होता है जो नॉर्मली 1 हफ्ते बाद नॉर्मली डिसाइड होता है, उस दिन भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, कि उसको सजा कितनी मिले। क्योंकि हर ऑफेंस की सजा आइडेंटिकल नहीं होती, उस पर डिपेंड करता है अपराधी का पास बैकग्राउंड क्या है, अपराध जघन्य था नहीं था, तो उस पर कई चीजें डिपेंड करती है। तो 2 पार्ट में होता है, एक होती है कन्विक्शन और एक होता है सेंटेंस। अगर अपील में सिर्फ सेंटेंस का स्टे मिला, इसका मतलब वो 2 साल के लिए जेल नहीं जाएंगे। सिर्फ उस स्टे से पार्लियामेंट में वापस नहीं जा सकते। उनको स्टे चाहिए कन्विक्शन का, जो नॉर्मली रेयर होता है बट मिल सकता है। एटलीस्ट ऐसे केस में मिल सकता है। जैसे लक्षद्वीप के एमपी को मिला, वो तो मर्डर का केस था या ज्यादा जघन्य केस था। अगर कन्विक्शन का स्टे मिलेगा तो ना वो जेल जाएंगे और वो संसद में वापस जा सकते हैं। जी मुकुल रोहतगी जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से भी मैंने सवाल पूछा। अब लोग कहेंगे कि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी पूछ देता हूं, क्या हो अगर चुनाव आयोग वायनाड में चुनाव करवा दे, क्योंकि अब वो पद रिक्त हो गया है, और एक नया सांसद चुन लिया जाए और उसी दौरान राहुल गांधी अपनी जो अदालती कार्रवाई है उससे स्टे ऑर्डर ले आए अपने इस कन्विक्शन के खिलाफ? जाहिर सी बात है कि एक क्षेत्र के 2 सांसद नहीं हो सकते हैं। ऐसे में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। हमने कई ऐसे मुकदमे करे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 5-4 दिन में अपील दायर हो जाती है। अपील दायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपील दायर होगी, अपील जाती है सेशन कोर्ट में, 1 दिन में 2 दिन में भी दायर हो सकती है। आई एम सरप्राइज कि इन्होंने आज क्यों नहीं दायर करी अपील। इसकी सुनवाई कल भी हो सकती थी, आज भी हो सकती है, सोमवार भी हो सकती है, इतवार को भी हो सकती है। तो अपील दायर हो सकती है। अपील के फैसले में आदमी बहस करेगा। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, नया इलेक्शन पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कराना 1 मिनट का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना होगा, इलेक्शन कमीशन को देखना होता है कि वहां पर इलेक्शन के लिए प्रॉपर इंतजामात है, वहां माहौल ठीक है नहीं ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक है कि कल के कल हो जाएगा। उसमें कम से कम 30-40 दिन लगते हैं। उस 30-40 दिन के लिए इनके पास एम्पल टाइम है कि अपील में जाएं और अपना स्टे लें। तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता। नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, अब आजम खान का मुद्दा देखिए, वहां यही हुआ था। इस मामले में अपील हो रही है लेकिन चुनाव भी हो गया। देखिए, मेरे को उस केस के पूरे फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनका जो ऑफेंस था काफी जघन्य था। उसमें 10 साल की सजा थी।
हो सकता है उसको स्टे मिलते मिलते उनको टाइम लगा। जरूरी तो नहीं है कि स्टे आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ये कोई खैरात थोड़ी है कि आपको स्टे मिल जाएगा क्योंकि आपने अपील करी है। स्टे का केस मेकआउट करना पड़ेगा, कन्विक्शन का स्टे का केस मेकआउट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। हो सकता है उसके दौरान कोई डेट वेट लगी हो, उसमें टाइम लग गया हो और तब तक ईसी ने कर दिया हो। तो लेकिन ये नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने अपील क्यों नहीं करी। इनको जल्दी से अपील करनी चाहिए, सुनवाई करानी चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल मुकुल रोहतगी जी, कुछ सांसदों का ऐसा भी मानना है कि मानहानि के मामलों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो होनी भी नहीं चाहिए। ये तो ब्रितानी शासकों का नियम है जिसको हम ढोते चले आ रहे हैं। इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, इसको सिविल मामला बना देना चाहिए कि आप थोड़ा जो भी है फाइन लगाएं, पैसा लगाएं और आगे बढ़ें। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं आज देख रहा था कोई 180 या 90 कंट्रीज में से 120 कंट्रीज में क्रिमिनल मानहानि का केस हो सकता है, जिसमें अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, कई कई जगह है। और जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं लाइक अमेरिका, वहां पर भी हो सकता है। हमारी डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि इसको हटा दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि अगर सिर्फ सिविल या दीवानी डेफेमेशन रहेगी मानहानि की, कि भाई आप इनसे डैमेजेस ले लो ज्यादा पैसे के, करोड़ रुपए के, 100 करोड़ रुपए के, उस केस को लगेंगे 20 साल। अरे 20 साल अगर उस सिविल मुकदमे को लगेंगे तो उसका क्या अहमियत है? कौन उसको याद रखेगा? सब भूल जाएंगे, जनरेशन बदल जाएंगी। जिन कंट्रीज में नहीं है ये क्रिमिनल नहीं है, उन कंट्रीज में ये मुद्दा भी देखा जाता है कि भाई वहां पर सिविल केस जल्दी हो जाएगा। यहाँ उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आपने किसी की मानहानि कर दी 4 सेकंड में, 10 सेकंड में आपने उसकी रेपुटेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया। इंटरनेट से सारी दुनिया में पहुंच गई। आधी जिंदगी से ज्यादा लग जाती है अपनी रेपुटेशन और कैरेक्टर बनाने के लिए। उस रेपुटेशन को खत्म करने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। तो कैसे ये हो सकता है कि ना हो? और ये याद रखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया था कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया। तो इसलिए अभी कोई ऐसी सिचुएशन या माहौल नहीं है कि इसको खत्म किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल रोहतगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों की खबर जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज ठाकरे ने अपनी रैली में दावा किया था कि माहिम के समंदर में एक टापू नुमा जगह पर अवैध निर्माण हो रहा है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये तोड़ा नहीं गया तो यहां गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे। धमकी के 12 घंटे के अंदर ही एक्शन हुआ, जगह को खाली कराया गया। लेकिन माहिम ट्रस्ट का कहना है कि वहां मजार था ही नहीं। मुंबई के माहिम बीच पर दिख रहे इस टापू पर निर्माण को राज ठाकरे ने मजार बताते हुए इसे हटाने की चेतावनी दी थी और इसके अगले ही दिन सुरक्षा कर्मियों के पहरे में यहां बुलडोजर चला। माहिम दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने राज ठाकरे के दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये मजार है ही नहीं बल्कि एक पुरानी चिल्ला है, ऐसा स्थान जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। पहली बात ये मिसकंसेप्शन है कि वो मजार थी। ये मजार कभी थी ही नहीं। मजार इधर है मखदूम शाह की, जो लोगों को मालूम है 600 साल पुरानी मजार है। वो पर्टिकुलर जो जगह थी वो एक चिल्ला था, जिधर मखदूम शाह वहाँ जाके अपना एजुकेशन लेते थे ख्वाजा खिदर हयातुन नबी से। वो आके उनको एजुकेट करते थे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आते थे उससे। और उनकी एक और चिल्ला था जो माहिम पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन जो है वो पब्लिक के लिए इतना ओपन नहीं है। लोग या मजार पे आते थे, फातिहा पढ़ते थे और वो चिल्ले पे आते थे, वहाँ से ब्लेसिंग्स लेते थे। वो एक्शन जो है वो अनऑथराइज पे हुआ है। आज भी वो चिल्ला जो है वो इंटैक्ट है। एंड वो चिल्ले जो बिकॉज क्या होता है कि हाई टाइड के टाइम पे वो दिखता नहीं है, और जब हाई टाइड चली जाती है तो यू कैन सी द चिल्ला एंड स्टिल द पीपल। जब हाई टाइड नहीं होती तो पीपल गो देयर और कुरान शरीफ पढ़ते और ब्लेसिंग्स लेके आ जाते।
बुधवार देर रात गुड़ी पाड़वा रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने माहिम के पास समंदर में बनी कथित दरगाह का ये वीडियो दिखाया और धमकी भरे लहजे में कहा था कि 1 महीने में इसे नहीं हटाया गया तो यहाँ गणपति मंदिर का निर्माण होगा। हे गेल्या 2 वर्षामध्ये इथे उभं केलं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या नई हाजी अली दरगाह बन रही है? 2 साल पहले कुछ भी नहीं था। नगर निगम के कर्मचारी शहर में घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये अवैध निर्माण नजर नहीं आता है। यहाँ दूसरा हाजी अली बनाने की कोशिश हो रही है, मगर 1 महीने के भीतर इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो वहाँ एक गणपति का मंदिर बना देंगे। सीएम और डिप्टी सीएम इस मामले में एक्शन लें। सगळ्यात मोठं गणपतीचं मंदिर आम्ही उभं केल्याशिवाय इथे राहणार नाही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन को ध्यान में रखते हुए दरगाह को हटाने का फैसला लिया गया है। बाला साहब के विचारों पे चलने वाली सरकार आ गई है तो बाला साहब के विचारों पे चलना ही पड़ेगा। तो बाला साहब ने जो मुद्दा उठाया है वही राज साहब ने उठाया है, तो ये उन्होंने मुद्दा उठाने की वजह से सरकार के ध्यान में भी आ गया कि CRZ का वायोलेशन हो रहा है और स्लोली ये काम चल रहा है, तो समय पे उसको रोकना चाहिए ताकि आगे चल के इससे कोई दूसरा इशू क्रिएट ना। बमुश्किल 12 घंटे के भीतर ढांचे को हटाने के लिए अधिकारियों की मुस्तैदी पर अब राजनीतिक कटाक्ष भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।